मुझे ये बताइएगा कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनमें कौन-कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड की हुई हैं, जिसको सिखाना आप लाज़मी समझते हैं? तो हमारा फोकस रहता है कि हम बच्चों को ना बैलेंस लाइफ गुजारना सिखाएं। जैसे एक टर्म यूज़ होती है कि बच्चा बड़ा होगा तो कामयाब इंसान बनेगा। क्यों हम ये सोच दे रहे हैं कि वो 40 साल का होगा, 50 साल का होगा या करोड़पति हो जाएगा तो फिर उसे कामयाबी का टाइटल मिलेगा। इस एज में कामयाबी के लिए क्या है कि वो बैलेंस लाइफ गुजारना सीख जाए। जो स्टूडेंट हमारे पास है वो फिज़िकली फ़िट हो, वो इमोशनली फ़िट हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ही अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को दावत देते हैं जिनकी ज़िंदगी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और प्रैक्टिकल लर्निंग के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हों जो आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर सकें। तो आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिनहाज यूनिवर्सिटी के साथ ये मुंसलिक हैं, इसके साथ साथ ये कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। इन्होंने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और फूड साइंसेस में मास्टर की डिग्री भी की हुई है। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैरियर काउंसलिंग की फ़ील्ड में इन्होंने कब और कैसे कदम रखा और जो इनका इदारा है जिसके को फाउंडर हैं लाइफ राइज़र, वो किस तरह लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़ियाउर रहमान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम अली रहमान। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि करियर काउंसलिंग जो कि एक मुश्किल काम है, इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ और आपने कब ये सोचा कि मैं यूथ को एक डायरेक्शन दूँ, उन्हें सिखाऊँ, समझाऊँ? हाँ, बहुत शुक्रिया अली साहब। मेरा ख्याल है इसकी ज़रूरत इस तरह पेश आई कि मैं एक ज़मींदार घर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी फैमिली सारी है गुज्जर फैमिली, और फिर जैसा एक एनवायरनमेंट होता है वो आप समझ सकते हैं। मैंने एफएससी की, मैं शक्करगढ़ का रहने वाला हूँ, तो एफएससी की, तो एफएससी करने के बाद अब जाना था आगे यूनिवर्सिटी। तो कोई पता नहीं था कि भाई आगे कौन सी फ़ील्ड को चूज़ करना चाहिए, कैसे करते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो यूँ समझ लें कि मैं एक ऐसी फ़ील्ड में एडमिशन ले लिया। मेरा एक दूर का कज़न था, वो जिस फील्ड में खुद बीएस कर रहा था, उसने मेरा भी फॉर्म उसी डिपार्टमेंट में जमा करवा दिया और मेरा एडमिशन हो गया। मैं गया और मुझे पता चला कि मेरा बीएस एग्रीकल्चर में एडमिशन हो गया और मैंने एग्रीकल्चर में आगे स्टडी करना शुरू कर दी। बाद में मैंने मेजर के तौर पे फूड साइंस चूज़ किया। लेकिन मुझे लगा जब मैंने बीएस कंप्लीट किया कि जो मैं कर रहा हूँ ये शायद मेरी पर्सनैलिटी से कहीं मैच नहीं करता था। ना मेरे इंटरेस्ट में आ रहा था, ना मेरे पैशन में आ रहा था, ना मेरी स्किल्स में आ रहा था, ना मज़ीद कोई उसमें कोई मेरा शगुफ बढ़ रहा था कि इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास अभी दोबारा से ऑप्शन आए कि मैंने 10th के बाद कि मुझे चूज़ करने का ऑप्शन मिले कि मैं किस तरफ जाऊँ, तो मैं शायद सिंपल एफए करता अली रहमान साहब। मैंने किया एफएससी मेडिकल के साथ। मैं कभी ना करता अगर दोबारा मुझे कभी मौका मिले, यकीनन अब नहीं मिलेगा। और अगर मैंने एफएससी कर भी ली तो मुझे अब ऑप्शन मिलता, मुझे ये फ़ैसला करने की मेरे अंदर ये सलाहियत होती और मुझे ये पता होता कि कैसे चीज़ों को चूज़ करते हैं, मेरे लिए क्या बेहतर है, तो शायद मैं सोशल साइंसेज़ की तरफ जाता, साइकोलॉजी को पढ़ता, सोशियोलॉजी की तरफ जाता या लॉ करता। मैंने सोचा कि जो मेरे साथ बीता है ये किसी और के साथ ऐसा ना हो। फिर मैंने इसके ऊपर वर्किंग करना शुरू की। फिर मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस में गया, जाके स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया, उनकी काउंसलिंग करना शुरू की। और ज़्यादा टाइम जो मैंने दिया वो फिर मैंने स्कूल और कॉलेजेस में दिया कि अब जो हमारे साथ हुआ है वो आइंदा नस्ल के साथ ना हो। स्कूल लेवल पे उनकी काउंसलिंग कर दी जाए ताकि वो बेहतर प्रोफेशन को, बेहतर सब्जेक्ट को अपने लिए चूज़ कर सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी आसानी वाली गुजरे और वो उसी में काम करें जहां उनका इंटरेस्ट हो। सर, ये जो इदारा है लाइफ राइज़र जिसके आप को फाउंडर हैं, ये किस तरह काम कर रहा है, इसके पीछे क्या विज़न था? अली साहब, जैसे आपने इंट्रो में बताया भी, मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के साथ भी मुंसलिक हूँ। तो हमारे कुछ दोस्त थे जहाँ जो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे लाइफ स्किल्स का। तो वो सब्जेक्ट पढ़ाते जिन दोस्तों के साथ इंटरेक्शन रही, तो एक दिन फिर हमें फ़ील हुआ कि सिर्फ मिनहाज यूनिवर्सिटी में नहीं, हमें इससे बाहर निकल के और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है काउंसलिंग की। बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, जैसे कासिम अली शाह फाउंडेशन है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में एक बड़ा गैप है जिसे कवर करने की ज़रूरत है। स्पेशली स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो शायद उसको फिर गाइड करना आसान भी नहीं रहता, और वो एक सेट कर चुका होता है अपने लिए टारगेट और एक रास्ता इख्तियार कर चुका होता है। तो हम चाहते थे, हमारे इदारे का एक मकसद ये था लाइफ राइज़र के बनाने का, और दोस्तों के साथ जो मीटिंग करके मशावरत के बाद हमने फाइनल किया हम स्कूल और कॉलेज लेवल पे काम का आगाज़ करेंगे ताकि बच्चों की बेहतर लेवल पे काउंसलिंग की जा सके। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि करंट अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है लाइफ राइज़र और फ्यूचर में इसके क्या गोल्स हैं?
हाँ हाँ, बिल्कुल सही है जी। और उसकी शायद हमने बैठ के जब हमने डिसाइड किया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें ये आया कि जो अब के यंगस्टर्स हैं शायद ये पहले कभी ऐसा नहीं होता था। पहले इसलिए ऐसा नहीं होता, मुझे लगता है कि पहले जो जनरेशन गैप होते थे ना अली साहब, वो बहुत ज़्यादा होते थे। यानी जो मेरे दादा थे या मेरे वालिद साहब हैं, वो मैंने देखा है कि वो शायद एक ही माइंडसेट के लोग थे। सही। अब क्या हो रहा है कि अब अगर एक बड़ा भाई है घर में, एक छोटा भाई है, वो डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं। ऐसा ही है। यानी जनरेशन गैप अब बहुत कम हो गया। उसका एक और चैलेंज जो सामने आया वो ये कि छोटी एज के बच्चे अब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सही। हमने जो देखा, जो आपने पूछा कि करंटली आपका प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, तो जो हमारा फोकस वो ये है, आपने देखा होगा कि छोटी एज के जितने बच्चे हैं, अगर आप चेक करें पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, कि सबसे ज़्यादा सुसाइड कौन किस एज के लोग कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि यंगस्टर्स ज़्यादा कर रहे हैं। आपको कोई नहीं मिलेगा कि 40 के बाद, या बहुत कम परसेंटेज होगी कि 40 एज के बाद कोई सुसाइड कर रहा हो। आपको मिलेंगे यही 15 साल से 30 साल के दरमियान मैक्सिमम जो नंबर है वो इस दौरानिए का मिलेगा। तो हमने चेक किया कि ये इसकी वजह क्या है। तो वजह क्या निकली कि या तो वो करियर के प्रॉब्लम लेके, या अपने फ्यूचर गोल को लेके, अपने फैमिली इश्यूज़ की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, इन चीज़ों की वजह से वो इस तरफ जा रहे थे। तो हमने फिर टारगेट किया कि हम डिप्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सुनेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, स्टडी के हवाले से भी, रिलेशनशिप के हवाले से भी, फ्यूचर गोल्स को लेके भी। जी सर। अच्छा सर, ट्रेनिंग भी आप बेशुमार इदारों में भी करवा चुके हैं, अभी भी ऑन गोइंग आपकी किसी न किसी टॉपिक पे, सॉफ्ट स्किल्स पे आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपने इंक्लूड की हुई हैं जिसको सिखाना आप लाजमी समझते हैं? हमारा फोकस रहता है कि हम बच्चों को ना बैलेंस लाइफ गुजारना सिखाएं। एक बैलेंस लाइफ क्या होती है हमारे नज़दीक, जैसे एक टर्म यूज़ होती है कि बच्चा बड़ा होगा तो कामयाब इंसान बनेगा। हम कहते हैं कि बच्चा एक कामयाब बच्चा बनाते हैं, हम उसको एक कामयाब स्टूडेंट बनाते हैं। ऐसा क्यों हम ये सोच दे रहे हैं कि वो 40 साल का होगा, 50 साल का होगा, या करोड़पति हो जाएगा तो फिर उसे कामयाबी का टाइटल मिलेगा। हम कह रहे हैं बच्चा अगर हमारे पास 15 साल की एज का है, 20 साल की एज का है, तो वो इस एज में भी तो कामयाब हो सकता है ना। तो इस एज में कामयाबी के लिए क्या है कि वो बैलेंस लाइफ गुजारना सीख जाए। तो हमारा फोकस होता है कि बच्चा जो हमारे पास आए, जो स्टूडेंट हमारे पास है, वो फिजिकली फिट हो, वो इमोशनली फिट हो, वो इंटेलेक्चुअली फिट हो, वो स्पिरिचुअली फिट हो। इन 4 डोमेन्स को सामने रखते हुए हम उनकी कह लें कि जिन जिन जहतों पे ज़रूरत होती है वो स्किल सिखा रहे होते हैं। स्पेशली हमारा फोकस होता है कि बच्चे को प्रोएक्टिव बनाया जाए, बच्चे की उसको टाइम मैनेजमेंट की तरफ, और उसका गोल सेट करवाया जाए, विजन सेट करवाया जाए अगले 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का। फिर उसके मुताबिक उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्लान करके दी जाएँ या उससे करवाई जाएँ। इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है। अच्छा सर, एक चीज़ आप डिस्कस जब हम गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बताया कि रिलेशनशिप्स की वजह से स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे ये बताएं, एक तो स्टूडेंट्स के डिप्रेशन में जाने की कौन कौन सी वजूहात हैं? ज़ाहिर है उसमें एक तो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि आप मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए हर हाल में, एक तो ये सबसे बड़ी वजह। और इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगते हैं कि उनके डिप्रेशन में जाने की वजह बनते हैं? बिल्कुल सही है। एक जैसे आपने कहा कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटी में आता है, तो ज़ाहिर एक चैलेंज रहता है बच्चों के दरमियान कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आएँ, मैं अच्छा CGPA ले जाऊँ, मेरी परसेंटेज बेहतर हो जाए, ये भी एक चैलेंज होगा। या फिर स्टडी का, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में मैंने देखा है कि बच्चों के लिए बहुत आसानी है मार्क्स लेना। फिर वहाँ पर एक ही टीचर होता है, वही टीचर पढ़ा रहा होता है, उसी ने एग्ज़ाम लेना है, उसी ने पेपर चेक करने हैं, वही एग्ज़ाम पेपर बना रहा होता है, तो बड़ी आसानी होती है सेमेस्टर सिस्टम में। शायद ये चैलेंज भी बच्चों को स्कूल कॉलेज में ज़्यादा हो, यूनिवर्सिटी में कम होगा, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ है मिनहाज में, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ये चैलेंज शायद कम हो बच्चों का कि मेरे कंपटीशन में कौन है। इक्का दुक्का बच्चे जो टॉपर होते होंगे वहाँ पे होता है, लेकिन जो ज़्यादा हमने देखा वो ये है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को ये सोच रहती है कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ये डिग्री ख़त्म होगी, फ़ीस वो दे रहे हैं, मुझे कल को जॉब मिलेगी कि नहीं, क्या मैं सही फील्ड में हूँ या नहीं। वो फिर यहाँ से उठ के घर अपने हॉस्टल जाता है, तो फिर उसे सोच रहती है घर से ख़र्चा मंगवाना है, लास्ट टाइम मंगवाया था, कैसे अफोर्ड कर रहे होंगे चीज़ें। फिर यहाँ आके जो चीज़ें एक दो और जो चैलेंज हैं जो मैं समझता हूँ वो ये कि एक रिलेशनशिप, बच्चा आजकल जो पेरेंट्स को भी इसके मतलब ख्याल करना चाहिए मेरा ख्याल है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब बाप
और बच्चे का गैप बहुत ज़्यादा है, जनरेशन गैप। शायद हम उस टाइम में सर उसकी एक वजह ये भी है कि कम्युनिकेशन हमारी ना शायद प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल। और उसकी एक वजह ये है कि मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा। जैसे आपने कम्युनिकेशन की बात की है, बिल्कुल सही है कि कम्युनिकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन के बाद फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही बच्चों के साथ, पेरेंट्स की नहीं रही। उसकी वजह से क्या हुआ, जो मैंने फील किया कि एक बच्चा जो अपनी असल बात, जो उसके साथ कोई मसला आता है, वो घर वालों के साथ नहीं शेयर कर रहा होता। अब होता है क्या कि घर वाले जब उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी में आ गए, जब उसे कोई ऐसा बंदा मिलता है जो उसकी बात को सुन लेता है, वो उसको अपना बहुत करीबी समझता है, उसके साथ सारी बातें शेयर करना शुरू कर देता है। फिर एक जो क्या, लेकिन ना स्कूल में सिखाया जाता है, ना कॉलेज में, ना घर में ऐसी तरबियत है कि आपने लोगों के साथ रहना कैसे है, आपने रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है, दोस्त किस तरह बनाए जाते हैं, दोस्ती को कैसे चलाया जाता है, क्लास फेलो के साथ कितना वक्त गुजारना होता है और किस तरह गुजारना होता है, ये नहीं सिखाया जाता। पेरेंट्स की सारी कोशिश होती है बच्चा अच्छे नंबर ले। उस अच्छे नंबर लेने के लिए वो कहते हैं घर से बाहर नहीं जाना, तूने फलां के साथ घूमना नहीं है, तूने ग्राउंड में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारना। जब उसे यूनिवर्सिटी टाइम में हॉस्टल में भेज देते हैं, वो उनकी नज़रों से दूर हो जाता है। अब बच्चे की जब इंटरेक्शन होती है दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों के साथ, फिर वो वहाँ आके डिप्रेशन का शिकार इस सूरत में होता है कि उसे समझ नहीं आ रही, कोई बात उसे लगा दे, कोई उसे जुगत लगा दे, कोई उसे ताना दे दे, वो उसे समझ नहीं आ रही होती मैंने फेस कैसे करना। पहले से ही नेचुरली उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, आपकी इंस्पिरेशन कौन है और आपको सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली में से किसने सपोर्ट किया अपनी सारी फील्ड में, करियर में? इसमें कोई शक नहीं है जी। अगर मैं कहूँ कि अब तक मेरे सारे करियर में और मेरी सारी स्ट्रगल में मेरी फैमिली में मेरे वालदैन ने, खुसूसन मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और उसके बाद जो मुझे लगा कि ज़िंदगी में सिर्फ अपने लिए कुछ सब कुछ नहीं सोचना या करना चाहिए, दूसरों के लिए भी कुछ करने का जज्बा जो पैदा किया गया मेरे अंदर, वो शायद मेरा अपना नहीं था, मेरी अपनी सोच नहीं थी। मेरी ये सोच मिनहाजुल कुरान की वजह से बनी, और स्पेशली मुझे नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे कायद हैं डॉक्टर तालुक कादरी साहब की वजह से। उनके साथ कुछ वक्त गुजरा और उस वक्त का ये फ़ायदा हुआ कि हमारे अंदर ये सोच आई, जैसे कासिम अली शाह साहब कर रहे हैं, एक अजीम काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो इसी तरह डॉक्टर तालुक कादरी साहब से हमने सीखा कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए गुजारने का नाम नहीं है। इसमें जहाँ जब तक दूसरों का हिस्सा शामिल नहीं होता, वो ज़िंदगी बेकार है। तो तब से फिर हम लगे हुए हैं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। सर, स्टूडेंट्स को आखिर में क्या मशवरा देंगे आप? जिस तेज़ी से दुनिया बदल रही है, मेरा ख्याल है कि अब बच्चा, पेरेंट्स को, शायद हमारे पेरेंट्स को अली भाई इल्म नहीं है कि इस दौर में बच्चा यूनिवर्सिटी की फ़ीस खुद अफोर्ड कर सकता है। सही। लेकिन ये जिस तरह का दौर चल रहा है, इस दौर में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स को पता, अगर पेरेंट्स को पता चल जाए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, यहाँ तो बच्चा खुद कमा के यूनिवर्सिटी की फ़ी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं कर रहे ऐसा, कुछ बच्चे कर भी रहे हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी तमाम बच्चों से जो स्पेशली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही कहीं ना कहीं अटैच हों किसी इदारे के साथ, कुछ सीखने में, जॉब करें, इंटर्नशिप करें, या अपना कुछ छोटा सा काम स्टार्ट करें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ करने लग जाएं। अब वो दौर नहीं रहा कि सिर्फ आप पढ़ाई करके या आपको लगता हो कि आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो मार्केट में आपकी बड़ी डिमांड होगी, ऐसा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान साहब, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के मसाइल के हवाले से, उनके डिप्रेशन और जो मेंटल चैलेंजेस हैं उसके हवाले से इन्होंने बड़ी गहरी गुफ्तगू की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।